वेलकम बैक दोस्तों। आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ड्राइव सिस्टम के सिलेक्शन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जब भी हम अपने लिए कोई भी इलेक्ट्रिक व्हीकल डिज़ाइन करते हैं या फिर पुराने व्हीकल्स को इलेक्ट्रिक व्हीकल में कन्वर्ट करते हैं तो हमारे दिमाग में इनिशियल बेसिस पे कंफ्यूजन आता है कि हम लोगों को कौन से ड्राइव सिस्टम पर जाना चाहिए हमारे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए, यानी कि हम लोगों को हमारे इलेक्ट्रिक व्हीकल कन्वर्जन के लिए हम मोटर सिलेक्ट करनी चाहिए या फिर मिड ड्राइव मोटर सिलेक्ट करनी चाहिए। चाहे वो हमारी इलेक्ट्रिक बाइसिकल हो या हमारी ई बाइक्स हो या हमारी इलेक्ट्रिक कार कन्वर्जन हो, इन तीनों कैटेगरीज में हमेशा हम लोग ड्राइव सिस्टम के सिलेक्शन को लेकर कंफ्यूज होते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कौन सा ड्राइव सिस्टम यानी कि हब मोटर या फिर मिड ड्राइव सिस्टम हमारे कौन सी कैटेगरी के इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए बेस्ट होता है और क्यों होता है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं बेस्ट सूटेड ड्राइव सिस्टम के बारे में हमारे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कन्वर्जन के लिए। आप लोग जानते हैं हमारे इलेक्ट्रिक व्हीकल कन्वर्जन के लिए या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल डिजाइनिंग के लिए हम लोगों के पास ड्राइव सिस्टम के दो ही ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। सबसे पहला ऑप्शन आता है हब मोटर और दूसरा आता है मिड ड्राइव मोटर। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हब मोटर जो होता है वो डायरेक्ट हमारे व्हील में लग जाता है। इस बेसिकली ये जो लगते हैं रेयर व्हील में लगते हैं, कुछ जहाँ पर फ्रंट व्हील में भी यूज होते हैं। और ड्राइव सिस्टम जो होता है वो बेसिकली मोटर होती है जो कि हम अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से हमारे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में कहीं भी फिट कर सकते हैं। अब जानते हैं कि कौन सा ड्राइव सिस्टम हमारे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए सुटेबल होता है और क्यों। इलेक्ट्रिक बाइसिकल की डिजाइनिंग की या फिर कन्वर्जन की बात की जाए तो हमारे यहाँ इंडिया में दो ही टाइप के सिस्टम अवेलेबल होते हैं, बीएलडीसी हब मोटर और गियर्ड बीएलडीसी मिड ड्राइव मोटर। अब अगर मैं इनके पावर की बात करूं अवेलेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपको ये दो पावर के ऑप्शन में मिलेंगे, 250 वाट की बीएलडीसी मोटर और 350 वाट की बीएलडीसी मोटर। हालांकि अगर परफॉर्मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो 350 वाट की बीएलडीसी मोटर ज़्यादा बेस्ट होती है क्योंकि इसमें आपको ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस मिलता है बाइसिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब दोस्तों, हम लोग ये जानने के लिए कि बाइसिकल के लिए कौन सा ड्राइव सिस्टम ज़्यादा बेस्ट है हब मोटर में से और गियर्ड बीएलडीसी मिड ड्राइव मोटर में से, तो इसको हम लोग 6 पैरामीटर पर एक दूसरे से कंपेयर करेंगे। और जो 6 पैरामीटर होने वाले हैं ये होने वाला है सबसे पहले रिजिडिटी यानी कि सिस्टम की स्टेबिलिटी। इसके बाद हम लोग बात करेंगे फिटमेंट की यानी कि सिस्टम को लगाना कितना मुश्किल है और कितना ईजी है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे अवेलेबिलिटी की यानी कि कौन सा सिस्टम हम लोगों को ज़्यादा ईजिली अवेलेबल हो जाता है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे मेंटेनेंस की, कौन से सिस्टम में कम मेंटेनेंस लगता है और कौन से सिस्टम में ज़्यादा मेंटेनेंस लगता है। इसके बाद हम लोग बात करें एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट की, वो है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी से मेरा मतलब है यहाँ पर कि किस सिस्टम में हम लोग अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से परफॉर्मेंस, पावर, टॉर्क और आरपीएम को प्रोड्यूस कर पाते हैं हमारी बाइसिकल के लिए। और लास्ट पॉइंट और इम्पोर्टेंट पॉइंट होने वाला है कॉस्ट का। अब हम लोग इन 6 के पैरामीटर पर हमारे दोनों सिस्टम्स को कंपेयर करेंगे और जानेंगे कौन सा ड्राइव सिस्टम हमारी बाइसिकल के लिए बेस्ट होगा। पहले हम लोग जिस पैरामीटर्स पर हमारे इन दोनों ड्राइव सिस्टम को सिलेक्ट करेंगे वो है रिजिडिटी। यहाँ पर दोस्तों रिजिडिटी से मेरा मतलब सिस्टम की स्टेबिलिटी से और रफ रोड पर हाई वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी से। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हब मोटर हमारे रेयर व्हील में 1:1 फिट हो जाती है, यानी कि पुराना व्हील निकाल देना है और उसकी जगह पर हम लोगों को नया व्हील फिट कर देना है और बैटरी से कनेक्शन कर देना है। यहाँ पर हमारा सिस्टम रेडी हो जाता है यानी कि हमारा ई बाइक कन्वर्जन हो जाता है। जबकि मिड ड्राइव मोटर के केस में हम लोगों को अलग से एक साइकिल पर माउंटिंग लगानी है, फिर मोटर फिट करनी है, उसके बाद चेन स्प्रोकेट लगाना है। तो अगर मैं देखूं कि जब भी हम लोग हाई वाइब्रेशन पे चलाएंगे तो स्टेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हब मोटर ज़्यादा स्टेबल होती है, जबकि मिड ड्राइव मोटर में चूंकि माउंटिंग थोड़ी सी वीक होती है, हमारी साइकिल पे वैसी जगह नहीं होती है माउंटिंग लगाने की, और माउंटिंग लगा भी देते हैं तो नट बोल्ट के लूज होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो रिजिडिटी और स्टेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर मैं सिलेक्ट करूँगा हब मोटर को। इसके बाद बात करते हैं फिटमेंट की। अगर फिटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ कि दोनों सिस्टम में से किस सिस्टम को लगाना ज़्यादा स्मूथ है और ज़्यादा ईजी है और ज़्यादा कन्वीनियंट है, तो वहाँ पर अगेन आता है हब मोटर, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ कि आपको रेयर मोटर को रेयर व्हील के और निकालना है और उसके यहाँ पर अपने हब मोटर वाले व्हील को लगा देना है। और जबकि अगर हम लोग बात करें मिड ड्राइव मोटर की तो अगेन आपको साइकिल पर माउंटिंग बनानी पड़ेगी जो कि थोड़ा सा मुश्किल होता है। फिर आपको फिट करना है आपकी मिड ड्राइव मोटर, फिर आपको लगानी है चेन स्प्रोकेट, और उसमें भी आपको चेन स्प्रोकेट का चूंकि डायमेंशन अलग अलग हो जाएगा तो आपको चेन की लेंथ में भी मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। तो ओवरऑल जो जगलरी होती है
मिड ड्राइव सिस्टम के केस में वो थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है और थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो यहाँ पर मैं इस पैरामीटर पर, फिटमेंट के पैरामीटर पर सिलेक्ट करूँगा हब मोटर को। अब हम लोग जो तीसरे पैरामीटर की बात करेंगे वो है मेंटेनेंस। दोस्तों, मेंटेनेंस के पैरामीटर की बात करूँ तो हमारे इंडिया में मिड ड्राइव मोटर का मेंटेनेंस करना ज़्यादा इजी होता है। अगर मान लीजिए आपकी मोटर किसी ना किसी कंडीशन के कारण जल जाती है, तो मोटर के मेंटेनेंस के लिए आपको हब मोटर का मेंटेनेंस थोड़ा सा मुश्किल मिल पड़ेगा, और थोड़े से कम ही लोग हब मोटर का मेंटेनेंस कर पाते हैं, स्पेशली वाइंडिंग के केस में, रिवाइंडिंग। जबकि अगर मैं बात करूँ मिड ड्राइव मोटर के लिए, तो आपको काफ़ी सारे लोग मिल जाएंगे जो कि मिड ड्राइव मोटर की रिवाइंडिंग आपको करके दे देंगे। तो मेंटेनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पर मैं सिलेक्ट करूँगा मिड ड्राइव मोटर को। इसके बाद अगर मैं बात करूँ हमारे चौथे पैरामीटर की, जो कि है हमारा अवेलेबिलिटी। तो अवेलेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग देखें, हब मोटर के साथ थोड़े से लिमिटेशंस होते हैं, क्योंकि आपको हर एक साइज में हब मोटर मिलती नहीं है। आपको कुछ स्टैंडर्ड रिम के लिए ही हब मोटर मिल पाती है, जबकि मिड ड्राइव मोटर्स के केस में ये लिमिटेशंस नहीं होती है। आपको तो सिंपली फिट करना है, और किसी भी टाइप के रिम के लिए मिड ड्राइव मोटर का कोई भी लिमिटेशंस नहीं होता है। तो अवेलेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं देखूं तो मैं सिलेक्ट करूंगा मिड ड्राइव मोटर को। अब दोस्तों, अगर मैं बात करूं हमारे अगले पैरामीटर की और इम्पोर्टेंट पैरामीटर की, तो वो है फ्लेक्सिबिलिटी। यहाँ पर मेरा मतलब फ्लेक्सिबिलिटी से आरपीएम और पावर से है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हब मोटर में हमारे पास ज़्यादा कुछ फ्लेक्सिबल ऑप्शन होते नहीं हैं, यानी कि जो आरपीएम मैक्सिमम हमको हब मोटर में मिलता है वही हमारी बाईसाइकिल का मैक्सिमम आरपीएम होगा। लेकिन मिड ड्राइव मोटर के केस में, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन होता है हमारे गियर रेशियो को चेंज करने का, हमको अपनी पावर और आरपीएम की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमारे गियर रेशियो को, यानी कि स्प्रॉकेट के रेशियो को चेंज कर सकते हैं। हमको चाहिए तो हम लोग ज़्यादा आरपीएम के लिए भी जा सकते हैं हमारे स्प्रॉकेट्स के रेशियो को चेंज करके, और अगर हमको ज़्यादा पावर यानी कि ज़्यादा टॉर्क चाहिए तो हम लोग हमारे स्प्रॉकेट के रेशियो को अगेन चेंज कर सकते हैं। यानी कि अगर सिस्टम फ्लेक्सिबिलिटी की बात हो, यानी कि परफॉर्मेंस की मॉडिफिकेशन की बात हो और परफॉर्मेंस के एडजस्टमेंट की बात हो हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, तो यहाँ पर हमारे पास सबसे ज़्यादा ऑप्शन अवेलेबल होते हैं हमारे मिड ड्राइव सिस्टम में, जबकि हब मोटर हमको फिक्स आरपीएम और फिक्स टॉर्क की दे पाती है। तो अगर फ्लेक्सिबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं, तो मैं सिलेक्ट करूंगा मिड ड्राइव मोटर को। अब दोस्तों, अगर कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए ईवी कन्वर्जन की, तो कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से मोटा मोटा दोनों सिस्टम में ज़्यादा फर्क नहीं आता है, लेकिन मेरा ये एक्सपीरियंस है कि हब मोटर आपको कंपेरेटिवली सस्ती पड़ती है, क्योंकि इसका फिटमेंट ईजी होता है। ओवरऑल कॉस्ट की अगर बात करूँ तो हब मोटर सिस्टम बेस्ट होता है और लो कॉस्ट होता है, जबकि मिड ड्राइव सिस्टम थोड़ा सा कॉस्टली हो जाता है हमारे हब मोटर के ड्राइव सिस्टम से। दोस्तों, अगर बाइसिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं 6 के 6 पैरामीटर पर हमारे इलेक्ट्रिक बाइसिकल कन्वर्जन को देखूं और ड्राइव सिस्टम के सिलेक्शन को देखूं, तो मैं जाऊंगा बेस्ट ऑप्शन के लिए हब मोटर के लिए, क्योंकि ये स्मूथ है, इजी टू फिट है, इसके बाद इसकी कॉस्ट भी कम होती है। तो बेस्ट ऑप्शन आपके लिए होगा कि इलेक्ट्रिक बाइसिकल कन्वर्जन के लिए आप हब मोटर को ही सिलेक्ट करेंगे हमारा इलेक्ट्रिक स्कूटरों या फिर इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल के कन्वर्जन के लिए या डिजाइनिंग के लिए कौन सा ड्राइव सिस्टम बेस्ट होता है, यानी कि हब मोटर बेस्ट है या फिर मिड ड्राइव मोटर बेस्ट है। अगर हम लोग इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें अवेलेबिलिटी की, तो हमारे पास इंडिया में अभी आपको दोनों कैटेगरी में बीएलडीसी मोटर मिल जाएगी, जो कि मिल जाएगी 1000 वाट की, 2000 वाट की और 3000 वाट की। हालांकि कई जगह पर आपको 1500 और 1200 वाट और 1800 वाट की मोटर्स भी मिल जाएगी। पर अगर आपको एक ठीक ठाक परफॉर्मेंस के लिए आपको ईवी कन्वर्जन के लिए जाना है, तो आपको जाना चाहिए 2000 वाट और 3000 वाट के लिए। हाँ, अगर आप थोड़ा सा परफॉर्मेंस से कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं तो इलेक्ट्रिक स्कूटर्स के लिए तो 1000 वाट की मोटर भी ठीक है। अब दोस्तों, हम लोग हमारे इन 6 के 6 पैरामीटर पर हमारे इलेक्ट्रिक बाइक्स के कन्वर्जन के लिए आपस में इन 6 पैरामीटर के बेसिस पर हम मोटर और मिड ड्राइव मोटर को कंपेयर करेंगे और जानेंगे कि ई बाइक्स के लिए कौन सा ड्राइव सिस्टम बेस्ट होता है और सुटेबल होता है। हम लोग हमारे इंडिया में अवेलेबल इलेक्ट्रिक बाइक्स को देखें और कंपेयर करें, तो आप लोग पाएंगे कि जितने भी ओकिनावा के मॉडल्स हैं उस समय में बीएलडीसी हब मोटर का यूज़ होता है रेयर व्हील में। जबकि अगर मैं बात करूं इसके बाद बजाज की, तो बजाज में भी हब मोटर का यूज़ हो रहा है रेयर व्हील में। जबकि अब मैं अगर बात करूं अथर की, तो अथर में आपको मिड ड्राइव मोटर मिलेगी, वो भी डबल पुली के साथ। और ये जो सिस्टम होता है ड्राइव सिस्टम, वो बेल्ट ड्राइव सिस्टम होता है, बेल्ट पुली ड्राइव सिस्टम। वहीं अगर हम लोग देखें हमारी रिवोल्ट RV400 को, तो उसमें भी मिड ड्राइव मोटर का यूज़ होता है, और जो ड्राइव होता है वो होता है बेल्ट पुली ड्राइव। जबकि अगर मैं बात करूँ रिवोल्ट RV300 की, तो उसमें रेयर व्हील में
हब मोटर का यूज़ होता है। तो ओवरऑल अगर आप लोग देखेंगे तो आप पाएंगे कि हाई परफॉर्मेंस जितने भी इलेक्ट्रिक बाइक हैं, यानी कि हाई पावर वाली इलेक्ट्रिक बाइक्स, उन सभी में बेसिकली मिड ड्राइव मोटर का यूज़ होता है। जबकि अगर हम लोग देखें कि लो परफॉर्मेंस की बाइक्स में आपको बिल्ड एसी मोटर मिलेगी। तो एक मोटा मोटा डिफ्रेंशिएशन आपको यहाँ पर भी मिल जाता है। बात कर लेते हैं रिजिडिटी की हमारे सिस्टम की। और रिजिडिटी से जैसा कि आप लोग जानते हैं, मेरा मतलब सिस्टम की स्टेबिलिटी से और रफ कंडीशंस में हाई वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी से है। अगेन चूंकि हम मोटर डायरेक्टली हमारे रेयर व्हील में इलेक्ट्रिक बाइक्स के फ्रेम के साथ फिट हो जाती है, इसलिए इसकी रिजिडिटी ज़्यादा होती है। पर अगर मैं यहाँ पर मिड ड्राइव मोटर की भी बात करूँ, तो कि बाइक के में मिड में आपके पास एक सफिशिएंट स्पेस होता है जहाँ पर इंजन लगा होता है। और सिमिलर कंडीशन आपके स्कूटर में भी होती है। यहाँ पर भी आपका इंजन लगा होता है, वहाँ पर आपके पास ठीक ठाक स्पेस होता है और वो स्पेस काफ़ी रोबस्ट भी होता है और रिजिड भी होता है। और यहाँ पर आप आपकी मोटर को लगा सकते हैं। अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूँ तो हाँ, यस, आपकी हब मोटर ज़्यादा स्टेबल होती है, लेकिन यहाँ पर आप अपनी मिड ड्राइव मोटर को भी लगा सकते हैं और उसका भी परफॉर्मेंस बुरा नहीं आएगा और वो भी वाइब्रेशन को ऑब्जर्व कर लेगी। लेकिन मैं सिलेक्ट करूंगा इस पॉइंट कैटेगरी में हब मोटर को ही। सेकेंड पॉइंट जो मेरा है वो है फिटमेंट का। अगेन चूंकि हब मोटर को लगाना नो डाउट ज़्यादा ईजी होता है कंपेयर टू मिड ड्राइव मोटर। और मिड ड्राइव मोटर के केस में ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। आपके चेन को भी मॉडिफाई करना है, स्प्रॉकेट्स भी फिट करना है, उनका अलाइनमेंट्स भी करना है, फिर आपको प्रॉपर माउंटिंग भी बनानी है जहाँ आपको मोटर फिट करना है, आपको जगह भी देखनी है, तो जगलरी ज़्यादा है। इसके लिए फिटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको थोड़ा सा इजी चाहिए तो हब मोटर बेस्ट है। इसके बाद अगर मैं बात करूं हमारे अगले पॉइंट की, तो मेंटेनेंस। अगेन मेंटेनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं जाऊंगा मिड ड्राइव मोटर पर, क्योंकि हब मोटर की मेंटेनेंस यानी कि वाइंडिंग स्पेशली अगर आपको करवानी पड़ जाए रिवाइंडिंग मोटर में, तो वो मुश्किल हो जाता है, जबकि आपका मिड ड्राइव मोटर में इजीली हो जाती है। तो मेंटेनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं यहाँ पर जाऊँगा। मिड ड्राइव मोटर के साथ एक और जो पॉइंट आता है, हब मोटर के केस में सभी आपको अगर आपका टायर पंचर हो जाता है या फिर आपको कभी टायर खोलना पड़ जाए, तो आपका जो मैकेनिक होता है खुद नहीं कर सकता, आपको उसकी मदद करवानी पड़ेगी। जबकि यहाँ पर अगर आप देखें मिड ड्राइव मोटर के केस में आपका टायर इंडिपेंडेंट होता है, तो मैकेनिक खुद ही कर लेगा, आपका पंचर वाला खुद ही बना लेगा। तो यहाँ पर भी मेंटेनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मिड ड्राइव मोटर ठीक है। इसके बाद अगला जो पॉइंट है वो होता है अवेलेबिलिटी। यहाँ पर दोस्तों अब अवेलेबिलिटी का थोड़ा सा कंसर्न आ जाता है। देखिए अगर मैं इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ, तो जो नॉर्मली हमारे पास स्टैंडर्ड साइज अवेलेबल होता है मेरे नॉलेज के हिसाब से, वो 15 इंच और 17 इंच में आपको मिल जाएगा। लेकिन आपका जो मोटरसाइकिल का ट्रिम है वो अगर कोई थोड़ा सा अलग डिज़ाइन का है, यानी कि उसका साइज अलग है, या फिर हम लोग बात करें इलेक्ट्रिक स्कूटर की, तो आपको 12 इंच और 10 इंच में तो मिल जाएंगे। लेकिन अगर थोड़ा सा डिफरेंट ट्रिम साइज चला जाता है, तो यहाँ पर आपको हब मोटर नहीं मिल पाएगा। जबकि मिड ड्राइव मोटर के केस में ये जो कॉम्प्लिकेशन है ये नहीं है, क्योंकि वो बिल्कुल भी हमारे रिम के साइज से रिलेटेड नहीं होता है और वो इंडिपेंडेंट होता है। तो अगर अवेलेबिलिटी की बात करें तो यहाँ पर मैं पॉइंट दूंगा, सिलेक्ट करूंगा हमारे मिड ड्राइव मोटर को। इसके बाद अगर अगले पॉइंट की हम लोग बात करें जो कि हमारा फ्लेक्सिबिलिटी, तो यहाँ पर ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि दोस्तों फर्स्ट टाइम अगर आप इलेक्ट्रिक बाइक का कन्वर्जन कर रहे हो या फिर डिजाइनिंग कर रहे हो, तो आप कैलकुलेशन तो कर लोगे, पर 100% कैलकुलेशन सही नहीं होते, थोड़े बहुत एरर होते ही हैं। तो एक्चुअल कंडीशन में आपको जो परफॉर्मेंस होता है वो 19-20 होता है। तो उस कंडीशन में हो सकता है आपको थोड़ा सा रेशियो चेंज करना पड़ जाए, आपको अपनी स्पीड को बढ़ाना पड़ जाए, टॉर्क को कम करना पड़ जाए, टॉर्क को बढ़ाना पड़ जाए, स्पीड को कम करना पड़ जाए। ये जो फ्लेक्सिबिलिटी आपको मिड ड्राइव मोटर के साथ मिलेगी, ये आपको हब मोटर के साथ नहीं मिलेगी। क्योंकि हब मोटर में तो आरपीएम और टॉर्क्स आपको फिक्स ही मिलने वाले हैं, यानी कि जो डिजाइन पैरामीटर है वही मिलने वाले हैं। जबकि मिड ड्राइव मोटर के केस में आप स्प्रॉकेट या फिर आपके पुली का साइज वेरी करके अपने रिक्वायर्ड टॉर्क और आरपीएम को अचीव कर सकते हो। तो चूंकि बाइक के केस में परफॉर्मेंस ज़्यादा मैटर करता है, इसलिए यहाँ पर जो बेस्ट सिस्टम आता है ड्राइव का, वो निकल कर आता है आपका मिड ड्राइव सिस्टम। और मैं रिकमेंड भी करूँगा कि बाइक की डिज़ाइनिंग के केस में आप लोग इलेक्ट्रिक बाइक की मिड ड्राइव सिस्टम पे ही जाएँ। और अगर कॉस्ट की बात की जाए तो अगेन चूँकि हब मोटर का फिटमेंट ईजी होता है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है, तो कॉस्ट आपकी हब मोटर के केस में कम होगी और कॉस्ट कम भी आती है हब मोटर्स की। जबकि मिड ड्राइव मोटर की सिस्टम की कॉस्ट थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है। लेकिन अगर ओवरऑल में देखूँ तो इलेक्ट्रिक बाइक्स के लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप मिड ड्राइव मोटर्स के सिलेक्शन पे ही जाएँ। क्योंकि ये एक तो इनमें आपको काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है रिक्वायर्ड परफॉर्मेंस को अचीव करने के लिए। और दूसरा पॉइंट होता है आपका मिड में जो, क्योंकि मेंटेनेंस ईजी हो जाता है, इसलिए इन दोनों पॉइंट्स पर
और तीसरा पॉइंट जो होता है, ये अवेलेबिलिटी का आपके साथ इशू नहीं होता है, क्योंकि आपको मोटर तो इसीलिए मिल ही जाएगी, आपको रिम साइज का टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो ओवरऑल ये तीनों पैरामीटर मेरे लिए इलेक्ट्रिक बाइक के केस में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और इन्हीं तीनों पॉइंट के बेसिस पर मैं यहाँ पर मिड ड्राइव मोटर का सिलेक्शन करने का सजेशन दूंगा मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से। अब हम लोग बात करेंगे हमारी अगली और लास्ट कैटेगरी की, जो कि है इलेक्ट्रिक कार कन्वर्जन या फिर इलेक्ट्रिक कार डिज़ाइनिंग की। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक कार में हम लोगों को हाई पावर और हाई परफॉर्मेंस की मोटर ही चाहिए। अब चूंकि इलेक्ट्रिक कार का वजन भी हमारा ज़्यादा होने वाला है, इसलिए हमारा सिलेक्शन क्राइटेरिया भी थोड़ा सा बढ़ जाता है। और अगर हम लोग अब बात करें अवेलेबिलिटी की, तो हमारे पास यहाँ पर अगेन हम मोटर भी होंगी और हमारे पास होगी मिड ड्राइव मोटर भी, जो कि दोनों BLDC कैटेगरी में इंडिया में आपको मिल जाएंगी। अगर पावर की बात करें तो आपको मिलेगी 2 किलोवाट की मोटर और 3 किलोवाट की मोटर हम मोटर। अब चूंकि 2 किलोवाट की अगर हम लोग हम मोटर यूज़ करते हैं, तो हमारे पास होते हैं 2 किलोवाट की 2 मोटर यूज़ करते हैं रेयर व्हील में, तो हम आपको मिलेंगे 4 किलोवाट, जो कि हमारे इलेक्ट्रिक कार के लिए सफिशिएंट नहीं होंगे। तो हमको 4 मोटर यूज़ करना पड़ेगी, तब हमारे जाकर होंगे 8 किलोवाट। अब चूंकि हम लोग 4 मोटर यूज़ कर रहे हैं, तो सिस्टम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, हमको 4 कंट्रोलर्स यूज़ करना पड़ेंगे। बैटरी पैक शायद 1 या 2 से भी कम हो जाएगा, हालांकि सिस्टम कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। अब अगर हम लोग बात करते हैं 3 किलोवाट की, तो 3 किलोवाट की 2 मोटर, तो मतलब हो गया 6 किलोवाट। अब अगर आपकी जो इलेक्ट्रिक कार है जिसका आप कन्वर्जन कर रहे हैं, टाटा नैनो है या थोड़ी कम वेट की है, या उसको आप कम वेट का कर लेते हैं, तो 6 किलोवाट 60-70 की स्पीड के लिए सफिशिएंट होगा, या आपको 80-90 तक भी मिल सकती है स्पीड। लेकिन अगर आपकी कार थोड़ी सी वेट में ज़्यादा है, यानी कि 1000 kg से ऊपर की है, तो 6 किलोवाट सफिशिएंट नहीं होगा, तो आपको फिर 4 BLDC मोटर पे जाना पड़ेगा, हम मोटर पे। अगेन वो थोड़ा सा सिस्टम को कॉम्प्लिकेटेड बना देगी। वहीं अगर हम लोग बात करें मिड ड्राइव मोटर की, तो मिड ड्राइव मोटर आपको इंडिया में आपको 15 किलोवाट तक की भी मिल जाएगी। हालांकि 6 से 8 किलोवाट की मोटर 1000 kg की गाड़ी के लिए सफिशिएंट होगी, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है। अब हम लोग हमारे अगेन 6 के 6 पैरामीटर पर इन दोनों सिस्टम को कंपेयर कर लेते हैं। बात करते हैं रिजिडिटी की, तो अगेन रिजिडिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से नो डाउट मैं हम मोटर को सिलेक्ट करूंगा। हालांकि अगर आपको स्टैंडर्ड रिम मिल जाता है, तो 1:1 रिप्लेस करना ज़्यादा आसान होता है। तो यहाँ पर ऑब्वियसली रिजिडिटी का पॉइंट जो आता है, वो मैं हम मोटर पे जाऊँगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक कार में या फिर हमारे नॉर्मल कार्स में जो वाइब्रेशन सबसे ज़्यादा होते हैं, और चूँकि ज़्यादा पावर भी चाहिए, तो इस केस में जो आपको माउंटिंग बनानी पड़ेगी मिड ड्राइव मोटर के लिए, वो काफ़ी रिजिड बनानी पड़ेगी। और चूँकि कन्वर्जन आप करेंगे, तो आपको सारा सिस्टम पूरा का पूरा डिज़ाइनिंग करना पड़ेगा। उसके लिए माउंटिंग प्लेट्स बनानी पड़ेंगी, बोल्टिंग प्रॉपर होनी चाहिए आपकी। अगर आप वेल्डिंग कर रहे हैं, तो आपके सिस्टम की वेल्डिंग भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। और अगर आप इंजन के साथ वेल्डिंग कर रहे हैं, जो कि कास्टेड होता है, तो वेल्डिंग और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। ओवरऑल जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि यहाँ पर मिड ड्राइव मोटर का फिटमेंट जो होता है थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो मैं अगर आपको रिजिडिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, तो यहाँ पर मैं जाऊँगा हम मोटर के साथ में। अब अगर हम लोग बात करें फिटमेंट की, तो अगेन फिटमेंट के लिए भी मैं हम मोटर के साथ ही जाऊँगा, क्योंकि यहाँ पर आपको जो हम मोटर है 1:1 रिप्लेस करना है हमारे व्हील्स के साथ, जबकि आपके मिड ड्राइव मोटर के केस में माउंटिंग्स भी बनानी है आपको, और फिर आपको उसके साथ बेल्ट लगाना है या फिर आपको चेन ड्राइव लगाना है, और ये सारे कॉम्प्लिकेशन करने हैं। डायरेक्ट फिट आप कर रहे हैं, तो आपको नया गियर लगाना है, उस गियर को प्रॉपर्ली मेश करना है, मतलब सारी चीज़ें हैं। और हो सकता है आपको मशीनिंग भी करवाना पड़े, माउंटिंग प्लेट्स भी बनानी पड़े, तो ओवरऑल कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होते हैं। और चूंकि ये जो मशीनिंग होती है बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड की होती नहीं है, क्योंकि आप वन टाइम डेवलप कर रहे हैं, तो सारे कॉम्प्लिकेशन भी होते हैं, और हो सकता है आपको चलाने के बाद थोड़ी सी बाद में दिक्कतें आने लग जाए हैवी वाइब्रेशन की वजह से, जो मैंने भी फेस की है। तो ओवरऑल फिटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू भी देखें, तो हम मोटर ज़्यादा बेस्ट आ जाती है। अब अगर हम लोग बात करें अवेलेबिलिटी की, तो अगेन यहाँ पर कंस्टेंट हो जाता है। अब कुछ ही गाड़ियों के लिए आपको हम मोटर मिल जाएगी। अब बाकी अगर आपका जो रिम साइज़ के लिए शायद आपको इंडिया में हम मोटर ना मिले, तो यहाँ पर जो लिमिटेशन आ जाती है, वो हम मोटर के साथ आ जाती है। जबकि अगर मैं बात करूँ मिड ड्राइव मोटर के केस में, तो आपको मिड ड्राइव मोटर में तो कोई मतलब साइज़ का वो नहीं है, लिमिटेशन नहीं है रिम साइज़ के लिए। तो यहाँ पर आप बिल्कुल फ्री होते हैं, और आप अपनी मोटर को अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से फिट कर सकते हैं। तो अवेलेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर लिमिटेशंस है हब मोटर के केस में। इसके बाद अगर मेंटेनेंस की बात करें, तो अगेन अब कार की बात आ गई, हाई पावर हब मोटर की बात आ गई है, तो इनका मेंटेनेंस और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और अगर पंचर वंचर हो जाए, तो बहुत ज़्यादा टिपिकल है।
जबकि अगर यहाँ पर हम लोग बात कर लें मिड ड्राइव मोटर की, तो यहाँ पर वो प्रॉब्लम नहीं है, इनकी वाइंडिंग भी इजीली हो जाएंगी, इनको खोलना लगाना भी इजीली है। इसीलिए यहाँ पर जो पॉइंट जाता है वो जाता है मेंटेनेंस का हमारी मिड ड्राइव मोटर के साथ। अब जो हमारा अगला और इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कि है हमारा फ्लेक्सिबिलिटी। अब दोस्तों यहाँ पर आ गई बात सारी की सारी फ्लेक्सिबिलिटी यानी कि रिक्वायर्ड पावर और परफॉर्मेंस को अचीव करने की। अब चूंकि हम मोटर में हो सकता है अगर आप एक्सपेरिमेंट करें, आप 6 किलोवाट की लगा देते हैं और आपको परफॉर्मेंस नहीं मिलता है तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं, आपको उसी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप मिड ड्राइव मोटर लगा रहे हैं तो आपके पास ऑप्शन है कि आप गियर रेशियो को चेंज कर सकते हो, और अगर आपने गियर बॉक्स के पीछे लगा दिया तो आपके पास पूरी फ्लेक्सिबिलिटी है, जैसा कि मैंने अपनी टाटा नैनो में किया है। अगर दोस्तों आपने मेरा टाटा नैनो का ईवी कन्वर्जन का वीडियो मिस किया हो तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज़ इसको देखें, और इसका लिंक मैं आप लोगों को अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आपके पास पूरी मतलब आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी आ गई है। अब 8, 10, 6 किलोवाट की मोटर ले लीजिए, उसको फिर अपने हिसाब से जो भी आपको आरपीएम चाहिए उसके हिसाब से आप स्प्रॉकेट या फिर आपका पुली का सिलेक्शन कर लीजिए, और उसके अकॉर्डिंगली आप लोग अपना परफॉर्मेंस को अचीव कर सकते हैं। यानी कि आपको फ्लेक्सिबिलिटी जो मिल जाएगी आपके ईवी कन्वर्जन के लिए और ट्रायल्स के लिए, वो बेस्ट फ्लेक्सिबिलिटी आपको मिलेगी आपके मिड ड्राइव मोटर के केस में। और अगर आप कॉस्ट की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर जो होता है, चूंकि आपको हब मोटर यूज़ करनी पड़ेगी 2 या फिर 4, तो उस कंडीशन में आपको 4 कंट्रोलर भी यूज़ करने पड़ेंगे, बैटरी पैक भी 1 या 2 यूज़ करने पड़ेंगे। ओवरऑल आपके वायरिंग भी ज़्यादा होगी, तो ओवरऑल का जो सिस्टम कम्युनिकेशन है वो बढ़ता है और आपकी कॉस्ट भी बढ़ेगी। और अगर आप ज़्यादा पावर के लिए जाते हैं हम मोटर की तो आपको इंपोर्ट करना पड़ेगी, और वो तो बहुत ही महंगी हो जाती है, वो तो आपका 3-4 लाख की किट हो जाती है। फिर अगर आप चाहते हैं 8-10 किलोवाट की मोटर या फिर 12 किलोवाट के सिस्टम के लिए, तो वो बहुत महंगा हो जाता है। इसके बाद अगर हम लोग मिड ड्राइव मोटर के लिए बात करें कॉस्ट की, तो चूंकि आपको एक मोटर लगा लिया आपने सिंगल 6, 8, 10 या 12 किलोवाट की, तो उससे आपका काम हो जाएगा आपकी गाड़ी के वेट के अकॉर्डिंगली, और आपको एक ही कंट्रोलर यूज़ करना है, एक ही बैटरी पैक सफिशिएंट है, तो कॉम्प्लिकेशंस नहीं है ज़्यादा, और इसलिए कॉस्ट भी कम है आपकी, क्योंकि आप सिंगल सिंगल पीस यूज़ कर रहे हो। तो कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मिड ड्राइव मोटर बेस्ट है। दोस्तों यहाँ पर मैं अगर इलेक्ट्रिक कार के सिलेक्शन के लिए जाऊँगा मोटर ड्राइव सिस्टम की, तो यहाँ पर मेरे को लगता है कि अगर आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, वन टाइम कर रहे हैं, और आपको अपने परफॉर्मेंस में थोड़ा सा भी फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, तो आपको सिलेक्ट करना चाहिए मिड ड्राइव मोटर। वो चूँकि बेस्ट होती है और इंडिया में उसकी अवेलेबिलिटी भी काफ़ी ईजी है, जबकि हब मोटर की थोड़ी सी लिमिटेड है, और रिम साइज़ के साथ तो खासकर। तो ओवरऑल अगर इन सारे पैरामीटर को भी मैं देखूँ तो इलेक्ट्रिक कार के लिए भी मैं सिलेक्ट करूँगा मिड ड्राइव मोटर को।